गुड इवनिंग बच्चों। बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सी पढ़ाई अभी बाकी रह गई जो एक और किताब लेके आ गए लास्ट में। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने पहले सुना नहीं है। लगभग अब लास्ट वीक में हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो हर पॉइंट कई कई बार बोला जा चुका है, लेकिन हम टीचर्स उस जमाने के हैं ना, वो सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आजकल के बच्चे नहीं डरते, टीचर ज़्यादा डर रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग बार बार उन्हीं बातों को बोल रहे हैं। और आज फिर मौका मिल गया आपको पकड़ लेने का, तो हमने आपको एग्ज़ाम के बाद जाने ही नहीं दिया और फिर एक बार धर लिया गया है आपको। अब पूरा फिर से हम पूरा सुना के मानेंगे आपको। बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं और इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आपने प्यार से नहीं सुना तो लास्ट में जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा कि वो वाला सेशन ठीक से अटेंड कर लेते। तो अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, पूरे सेशन को ध्यान से सुन लो। टीचर्स ने जो भी बोला है अपनी तरफ से उनको जो भी लगता है ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो वही रिकॉल कराने के लिए ये सेशन है। मैं सेशन को डिटेल में शुरू करूं एक एक पॉइंट, उससे पहले एक ना बहुत, चूंकि माहौल बहुत टाइट है, आपको दो लाइनें सुनाता हूं। एक बहुत बढ़िया कवि हैं अर्जुन सिसोदिया, कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, किस किस ने सुना हुआ है? युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। तम अंधेरे को बोलते हैं। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। तो सूरज दूसरों को रोशनी तभी दे पाएगा जब वो खुद उसमें फ्यूजन रिएक्शंस होती रहेंगी। फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है, फिशन रिएक्शंस होती है। फ्यूजन रिएक्शन होती है, फिशन होती है, फ्यूजन रिएक्शंस। तो कविता को पूरा करूंगा मैं बिल्कुल लास्ट में, पहले मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। एक एक पॉइंट मैं जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा और लगभग जैसा कि मैंने पहले बोला है, हर पॉइंट आपसे कई कई बार बोला जा चुका है। मेरा आज का पहला पॉइंट है बच्चों कि जो आप इस समय स्टडी कर रहे हो अभी से लेके 4 तारीख तक, इसमें कंटिन्यूअस सिटिंग नहीं देनी है। कोई कुछ भी बोले, आपको मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के बाद आपको अपनी पोजीशन बदलनी है। कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो वहां से हट के एक बार 2-4-10 मिनट इधर उधर घूम लेना है। कंटिन्यूअसली सिटिंग एक जगह नहीं देनी है। और अगर लगातार आप 1 या 1.5 घंटे से जब आगे बढ़ते हो तो एक तरह का ईगो है, एक तरह की जिद है कि मैं एक साथ बैठा हुआ हूँ। सच्चाई ये है कि 1.5 घंटे के बाद ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो एब्रप्टली नीचे जाती है। तो 1-1.5 घंटे के बाद आप ब्रेक ले लेकर ही पढ़ाई करो। एक जगह कंसिस्टेंटली मत बैठो। एक मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटे के बाद ये ब्रेक लेते रहने। पॉइंट नंबर 2, जो ब्रेक लें उस ब्रेक में आप वहीं मत बैठे रहो
जैसे क्लासेस में भी कई बार होता है, जब बेल लग जाती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासरूम से जाते ही नहीं हैं, वो वहीं बैठे रहते हैं। तो ये गलत है। जब आप ब्रेक लें तो ब्रेक में आप अपनी पोजीशन बदल लें। जब आप अपनी पोजीशन बदलोगे तो आपकी पूरी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। आप जब यहां से वहां जाओगे तो इस बीच में पूरा सीन बदल जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, और जब सीन बदलता है, बॉडी की फिजियोलॉजी बदलती है, तो पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है और एक बार ब्रेन पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला था कि एक एक डेढ़ घंटे के बाद ब्रेक ले। दूसरा मैंने पॉइंट बोला है कि जब ब्रेक हो तो वहीं मत बैठे रहो, वहां से हट जाया करो, तो सीन बदलेगा, बॉडी की पोजीशन बदलेगा, फिजियोलॉजी बदलेगी, माइंडसेट बदलेगा और पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। अभी बचे हुए समय में एक बार उन सभी चीजों को फिर से रिवाइज करना है जो रटने वाली हैं। खासकर अभी से लेकर नीट के एग्जाम तक आपका मार्क्स कुछ भी क्यों ना आ रहे हो, इररिलेवेंट ऑफ परसेंटेज एंड मार्क्स, इस समय से लेके लास्ट तक जो चीजें आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है, वो कौन सी चीजें हैं बच्चों? जो रटने वाली हैं, जो क्रैमिंग वाली हैं। चाहे वो फिजिक्स के फॉर्मूले हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, और चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी में चाहे ग्राफ हो, चाहे टेबल हो, चाहे डायग्राम हो, चाहे कैप्शन हो, चाहे लेबलिंग हो, चाहे साइंटिस्ट का नाम हो, चाहे एग्जाम्पल हो, और चाहे कोई डेट या ईयर हो, वो सारी चीजें जो रटने वाली हैं, जो बार बार भूल जाते हैं हम लोग, उन्हें याद करना है। एक बार दोबारा, एक बार पूरी तरह से रिवाइज करना है। वो सारी चीजें जो आपको कई बार लगता है कि बार बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, उसके बाद भी आपको याद नहीं हो रही, उनके लिए बताया जाता है कि बजाय उनको पढ़ने के, एक बार और पढ़ने की बजाय या तो उनको लिखो, या तो चल चल के और बोल बोल के पढ़ो, या तो लिखो उनको, जल्दी जल्दी से लिख लो उनको। और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट लिखो, आप 2 शब्दों में भी आप पूरे स्टेटमेंट की बात लिख सकते हो। तो वो चीजें जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं और याद नहीं हो रही हैं, उनके लिए 2-3 सजेशन है। पहला ये कि उनको रफ कॉपी पे लिखो, बहुत शॉर्टकट में लिखो। दूसरा तरीका है कि बोल बोल के और चल चल के पढ़ो, बजाय एक जगह बैठ के और इस तरह पढ़ने के। जो चीजें याद नहीं हो रही हैं, उनके लिए तरीका बहुत बढ़िया है कि या तो हम लिख लिख कर याद करें, और या फिर चल चल के धीरे धीरे चलते रहो अपने रूम में और हल्का हल्का बोलते रहो। आप बोलोगे तो आपकी आवाज आपके ही कानों में जाएगी और आपका फोकस और बढ़ेगा। मेरा अगला पॉइंट है कि अभी से लेकर लास्ट तक कुछ भी, मतलब कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अब नया नहीं करना है। जो भी आप पहले से कर चुके हैं, बस वही रिवाइज करना है। इन एनी केस, इन एनी कंडीशन नया कुछ भी नहीं करना है। जो तैयार है, जो पढ़ाई हो चुकी है, केवल उसी का रिवीजन करना है। अभी बचे हुए समय में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 साल के नीट के पेपर, पिछले 5 साल के नीट के पेपर और पिछले 2 साल के जेई मेंस के पेपर, पिछले 5 साल के नीट के पेपर कोरोना के बाद वाले, बाद क्या, कोरोना शुरू होने से, तो पिछले 5 साल में वो सारे पेपर कवर हो जाएंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पिछले 2 साल के, अगर पॉसिबल है तो 2 साल के कर लो, क्योंकि 2 साल में भी 16 पेपर हो गए होंगे। इस साल के 16 पेपर है, तो वो जल्दी जल्दी से अगर आपने नहीं किए हैं तो वो करने हैं। तो वो कई बार कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के
उसी पैटर्न के बिल्कुल हूबहू एकदम एक जैसे वो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। तो जेई मेंस के पिछले 2 साल के पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री में और नीट के पिछले 5 साल के पेपर आई थिंक आप सभी लोग कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं प्लीज उनको सजेशन है कि वो लोग भी एक बार देख लें ये पेपर्स। अभी जो लास्ट में टेस्ट हुए हैं, खासकर ये जो लास्ट के 20 टेस्ट हुए हैं, आपके लास्ट के ये अभी जो 20 टेस्ट हुए हैं, इनको दोबारा बैठ के करने में 3 घंटा नहीं लगाना है, लगेंगे भी नहीं 3 घंटे। इनको जल्दी से एक बार इनके क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को दोबारा देखना है। अभी जो पेपर हुए हैं पिछले 20 लास्ट के, आगे का जो भी आपका प्लान है वो प्लान को 3 तारीख तक का मत बनाओ। मेरा अगला पॉइंट है कि आगे की जितनी भी प्लानिंग आपकी है, जो भी आपका बचा हुआ है, वो केवल 2 मई तक का बना लो। 3rd का एक दिन बिल्कुल सेफ रखो। 3 तक का कोई शेड्यूलिंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी प्लानिंग है वो 2 तारीख तक की बनाओ। 3 का दिन बिल्कुल कुशन की तरह सेफ रखो आप अपने पास। 3 तारीख तक की शेड्यूलिंग नहीं करनी है। जो भी प्लानिंग करनी है वो कब तक की करनी है बच्चों? 2 तारीख तक की करनी। बायोलॉजिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव लगभग सभी बच्चे बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर से एक बार बताया जा रहा है आपको कि रात में 2 बजे तक इस समय आपको पढ़ना चाहिए। रात में लगभग कितने बजे तक? 2 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए, और 2 बजे सो जाएं आप। इसके लिए जरूरी है कि करीबन 1:30 बजे के आसपास आप बेड पे चले जाओ, लेकिन 2 बजे के बाद किसी भी कीमत पर परमिटेड नहीं है। तो 2 बजे मतलब मान के चलो कि सो जाना चाहिए आपको, और 2 बजे आप सो जाओ। उसके लिए जरूरी है कि 1:30 बजे तक आप हर हालत में बेड पे चले जाओ, और सोने से पहले 9 बजे का अलार्म लगा लो। अलार्म खुद का लगा के, और जब बजता है तो उठ जाते हो खुद ही? अभी भी नहीं? तो सर लोगों को बोल दो 9 बजे फोन कर देंगे वो। तो 9 बजे सुबह उठने के लिए ये जरूरी है कि 2 बजे आप सो जाओ, और 2 बजे सोने के लिए बच्चों जरूरी है कि 1:30 बजे तक आप हर हालत में बेड पे पहुंच जाओ। सारा शेड्यूल का पर्पस ये है कि 2 बजे जब आपका एग्जाम शुरू हो तो आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए, और 2 बजे जब एग्जाम शुरू हो आपको झोंके नहीं आने चाहिए, और झोंके पक्का आएंगे अगर आप जल्दी सो के जल्दी उठ गए। अगर सुबह उठे हुए 7-8 घंटे हो गए हैं तो पक्का उस समय एनर्जी और एफिशिएंसी छोड़ो, नींद के झोंके आएंगे आपको। तो 2 बजे एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर हो, उसके लिए जरूरी है कि 9 बजे के आसपास आप सो के उठो। अभी से लेकर 2 तारीख तक लगातार आपको दिन में 2 से 5 के बीच में एक प्रैक्टिस टेस्ट देते रहना है। कोचिंग में जो टेस्ट शेड्यूल है वो 2, और अगर आपको लगता है कि अब नहीं देना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो अलाउड है। आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन तब भी इन दैट केस ऑल्सो आपको 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक प्रैक्टिस टेस्ट बैठ के देना चाहिए। और वो प्रैक्टिस टेस्ट बेड पे बैठ के नहीं देंगे, वो बिल्कुल मिमिक्री वही होनी चाहिए, कैमोफ्लेज, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिनेरियो नीट वाला, एकदम अटेंटिव अलर्ट होके 2 से 5 बजे का टेस्ट आप लगातार दो, 2 तारीख तक। 3 को मैंने बोला कि टेस्ट देने की जरूरत नहीं। हालांकि इस बारे में ज्यादा क्या बोलना, लेकिन फिर भी थोड़ा बोलते हैं। जब तक नीट ना हो जाए ना, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं खाना है। गर्मी बहुत हो रखी है,
बहुत सारे लोग इस समय बीमार हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है लोगों को। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मतलब जितना भूख है उससे थोड़ा कम ही खाओ, और बहुत ज्यादा पेट भरने की जरूरत नहीं है। नीट जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही आप सारी 2-4 थालियां लेके बैठ जाना। अभी से लेकर नीट का एग्जाम देने तक आपको जितनी भूख है उसका 70% ही खाओ लगभग। अब देख लो कितना भूख है और कितना खाते हो, उसमें से 1/3 कटौती करो। इस समय भूखा नहीं रहना है, लेकिन बहुत ओवरलोडेड नहीं होना है। लंच और डिनर में थोड़ी सी कटौती करनी है। हाँ, ब्रेकफास्ट जम के कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के नाम पे ब्रेकफास्ट को आप लंच बना सकते हो, ब्रेकफास्ट को आप हैवी कर सकते हो लंच और डिनर की तरह, लेकिन लंच और डिनर को थोड़ा कम रखना है। एक और सजेशन है कि बहुत ज्यादा पालथी मार के बैठ गए और 5 रोटी तोड़ दी, उससे कहीं बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा कई बार खाते रहो। हालांकि बच्चे ऐसे ही करते हैं। अगला पॉइंट मेरा पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर बोले या एज ए फादर बोले, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप हर दिन आधे घंटे की जॉगिंग जरूर करो। अगर बच्चों आधे घंटे की भी आप क्रिस्प वॉक कर लेते हैं तो मानकर चलो ब्रेन आपका तरोताजा रहेगा। और इसमें कोई कटौती नहीं करे। सुबह तो शेड्यूल आपका 9 बजे उठने का है, तो 9 बजे तक तो सूर्यदेव प्रचंड फॉर्म में आ जाते हैं, तो सुबह तो कर नहीं सकते आप जॉगिंग। तो बेहतर है आप शाम को जॉगिंग करो 7 बजे के आसपास, लगभग आधे घंटे का टाइम निकाल लो। और ये बच्चों मत सोचना कि टाइम नहीं है। जब भी आप जितना सक्सेसफुल होते जाओगे, ये रोना तो बढ़ता ही जाएगा कि टाइम नहीं है। तो ये कभी मत सोचना कि आपके पास समय नहीं है। आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाओगे, भगवान करे और कम टाइम हो, और कम टाइम हो, और कम टाइम हो, और कम टाइम। आप जितना सक्सेसफुल होंगे उतना लोगों की डिमांड बढ़ेगी, आपकी डिमांड उतना बढ़ेगी लोगों में, और जितना आपकी डिमांड बढ़ेगी समय आपके पास उतना ही कम होता जाएगा। तो फिर ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अभी टाइम नहीं है तो फिर आगे कैसे टाइम होगा? और आप में बड़े आदमी वाले लक्षण तो आ ही नहीं रहे। तो वो आपको करना पड़ेगा अभी से लेकर नीट तक। और मैं कहूंगा कि इस बात को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। आधे घंटे की जॉगिंग या क्रिस्प वॉक मतलब बहुत जरूरी है। अदरवाइज बोरियत हो जाएगी, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा पूरा, और अजीब सा लगेगा। बिल्कुल आप चकाचक रहोगे, एकदम दुरुस्त, सारी नर्व्स आपकी काम करेंगी अगर आप आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट हर दिन बच्चों वॉक करते रहो। इस बीच में अभी से लेकर नीट हो जाने तक कोई भी चमत्कार नहीं होना चाहिए। कोई आउटडोर गेम नहीं खेलना है, किसी तरह का कोई भी सरप्राइज मत दो। अभी से लेकर नीट तक किसी भी तरह का कोई भी आउटडोर गेम अलाउड नहीं है। नहीं पता चला लास्ट मोमेंट पे कोहनी तोड़े घूम रहे हो, या घुटना टूट गया, फुटबॉल खेलने चले गए, ये सब नहीं करना है। कोई सरप्राइज नहीं, कोई चमत्कार नहीं। आउटडोर गेम तो खेलने ही नहीं है जब तक नीट ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में चूंकि बहुत हेक्टिक है प्रोसेस, तो अभी से लेकर नीट तक जब भी आपको बोरियत हो, जब भी अकेलापन लगे, जब भी कोई भी अजीब सा थॉट प्रोसेस की शुरुआत हो, उस थॉट को वहीं पकड़ लो। और कैसे खुद को ठीक करोगे? किसी को भी पकड़ लो और उससे फालतू की बातें, बेसिर पैर की, बिना मतलब की। क्योंकि काम की बात की तो सीरियस हो सकते हो। तो जैसे ही बोरियत हो, जैसे ही अकेलापन लगे, किसी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की शुरुआत हो, आप इमीडिएटली, आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये वाला थॉट प्रोसेस हमें कहां ले जाने वाला है आधे घंटे बाद। तो
तो उस थॉट को, पहले ही थॉट को पकड़ लो और समझ जाओ कि ये अभी कहां ले जाके छोड़ेगा, कितना टाइम बर्बाद करेगा और लास्ट में क्या परिस्थिति बना देगा ये। तो उस विचार को जब पहली बार उठे, तुरंत उसकी गर्दन वहीं उसी समय पकड़ लो और समझ जाओ कि आपको रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, रिफ्रेश होने की जरूरत है, ब्रेन को तरोताजा होने की जरूरत है। किसी को भी पकड़ लो, जो दिखे उसे पकड़ लो। कोई नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा में से किसी को फोन मिला लो और 5-10 मिनट जो मर्जी आए। कहने का मतलब यह है कि बोर हो, जैसे ही बोरियत हो किसी को भी पकड़ के उसको उल्टी सीधी 5-10 मिनट 10 मिनट, लेकिन ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा उस काम पे खर्च कर लिया, पढ़ाई के लिए 10 मिनट बचाए। इस समय मैंने कहा ना बहुत गर्मी है और डायरिया वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें। बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों को। अभी शाम को ठीक ठाक जाते हैं, सुबह फोन करते हैं तो मरे हुए जैसे फोन पे बोल रहे हैं लोग। ऐसे लग ही नहीं रहा कि कल ये हट्टे कट्टे थे। पता लगा कहां हो साहब, हॉस्पिटल में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दबा के पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी से ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करना शुरू कर दो और नींबू पानी रखना उस बॉटल में। एक और बड़ा डेंजरस पॉइंट है, पता नहीं कितनी मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन कोई नहीं, अपना काम है बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। मोबाइल से बच के रहना, यही है जो आपको रोक सकता है। इसमें पूरा पोटेंशियल है। आपकी सारी योग्यताएं एक तरफ और मोबाइल की अपनी योग्यता एक तरफ। सारा दिमाग आपका 2 मिनट में दही करने की पूरी योग्यता है मोबाइल में। तो अभी से लेकर नीट हो जाने तक कोशिश करना है कि इस राक्षस से जितना बच के रहो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पापा मम्मी या टीचर फोन कर रहे हैं, उनका भी फोन नहीं उठा रहे हो। हम लोग सब समझते हैं, दुनिया जहान के फोन उठा लोगे और मम्मी पापा टीचर फोन करेंगे और बाद में बताते हो कि अरे देख नहीं पाया, मैं तो पढ़ रहा था। और ये भूल जाते हो कि हम लोग भी आपकी एज से निकल चुके हैं। तो मोबाइल से जितना हो सके उसके नोटिफिकेशन से बच के रहना है और कोशिश करनी है कि जितना कम से कम हो सके तो पढ़ाई के समय आप रिंगर बंद ही कर दो। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि रिंगर बंद करने से पहले या मोबाइल स्विच ऑफ करने से पहले पेरेंट्स को जरूर बता देना प्लीज। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए, जैसे ही आएगा हम लोग आपको मैसेज करवा देंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए, पहला काम आपको क्या करना है, उस पर जो रोल नंबर लिखा हुआ है उसको वर्डिंग्स में लिख के देखना है कई बार। नहीं 2,57,00,000 की बजाय तुम 20,57,000 लिखोगे बाद में। तो कृपा करके जैसे ही रोल नंबर आ जाए उसमें से सबसे पहले रोल नंबर को वर्ड्स में कई बार लिख के देख लेना आप। एडमिट कार्ड पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को लाइटली मत लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड आने में और एग्जाम होने में काफी टाइम होगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के में लेने की आदत पड़ जाती है चीजों को। तो कृपा करके ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि जो एडमिट कार्ड आए उसके इंस्ट्रक्शन को, ठीक है आपको मालूम है पहले से, आपको सारी इंस्ट्रक्शन बार बार बता दी गई हैं, बावजूद इसके आप एक एक इंस्ट्रक्शन को ठीक तरह से प्लीज पढ़ लेना जैसे ही एडमिट कार्ड आपके हाथ में आता है।
अगर पॉसिबल है तो सेंटर जो आपका मिले आपको, उसे एक दिन पहले आपको खुद जाके देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानकर चलो एग्जाम डे की अपनी एक नेचुरल एंजाइटी होती है, वो एंजाइटी जीरो कर सकते हो आप। अगर आपने सेंटर नहीं देखा है तो एक नेचुरल एंजाइटी रहती है कि कहां होगा सेंटर, कितना देर लगेगा पहुंचने में, कैसा दिखता होगा, कहां से घुसना होगा गेट में। ये सारे जो बकवास आइडियाज हैं जो चलते रहते हैं दिमाग में, और आइडिया का चाचा, आइडिया का बच्चा, उसका पोता, ये सब आता रहता है। तो ये सारा जो नेटवर्क है आइडियाज का, ये आएगा ही नहीं। टोटल लास्ट डे वाली सारी एंजाइटी जो नेचुरली होती है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएगी अगर एक बार आप एग्जाम सेंटर को एग्जाम से पहले जाके अपनी आंखों से देख लो और अपने दिमाग को बता दो कि भैया देख ले जितना देखना है, अब इस बारे में सोचना बंद कर। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आपके पास आता है, और अगर पॉसिबल है, अगर आप सेंटर देख सकते हैं, तो मेरी सजेशन है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपनी आंखों से, दूसरे की आंखों से नहीं पता चला पापा बोल देंगे कि मैंने देख लिया तू पढ़। आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो ही वो एंजाइटी जाएगी। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपनी आंखों से जरूर देख लें एक बार। एडमिट कार्ड पर जो भी एग्जाम डे के ड्रेस कोड के बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी उसकी चेकलिस्ट, उसकी पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट बना लो। चाहे और क्या क्या ले जाना है, क्या पहन के जाना है। टी शर्ट हमने दे दिए है, कृपा करके हमारी टी शर्ट पहन के ही जाना बच्चों। बाकी सारे पॉइंट जो मैंने बोले उसमें ये वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। टी शर्ट हमने दे दी है, टी शर्ट पहन के जाना, और क्या क्या पहन के जाना वो निकाल के आप रख लेना। और चेकलिस्ट में जैसे जो फोटो आपको लगानी है वो फोटो वही होनी चाहिए जो आप पहले दे चुके हो। तो 2 फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और 2 फोटो कौन सी बोली मैंने, पासपोर्ट साइज, एक पोस्ट कार्ड साइज, एक फोटो आईडी। तो पूरा अपना प्रॉपर चेकलिस्ट बना लेना कि क्या सामान ले जाना है, वो रख लेना पहले ही निकाल के। नहीं लास्ट में ऑटो में बैठ लिए तब पता चला पापा एडमिट कार्ड तो घर ही रह गया। एक दो नहीं, बहुत प्रचंड नमूने होते हैं, एक से बड़े एक। अगर पॉसिबल है तो आप एक डमी ओएमआर ले लो इंस्टीट्यूट से। क्या हम लोग दे सकते हैं? आपके ग्रुप पर हम लोग भिजवा देंगे, डमी ओएमआर भिजवा देंगे। उसके प्रिंट आउट आप निकाल लो और 3 4 5 प्रिंट आउट निकाल लेना। उस डमी ओएमआर पर आप बार बार एक्चुअल वाला रोल नंबर भर के देख लेना। कृपा करना हम पे ये डमी ओएमआर मिल जाएगी आपको इधर से, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस प्रिंट आउट पे जो एक्चुअल रोल नंबर आएगा आपका एडमिट कार्ड वाला, उसको भर भर के बार बार देख लेना। नहीं लास्ट में आप लोग विश्वास पता नहीं करोगे, लास्ट में ऐसे ऐसे सर्कस आते हैं कि सर हमने अपना नाम गलत भर दिया। अब आप बताओ, कोई अपना नाम गलत भरता है? नाम गलत भर देते हैं, रोल नंबर तो छोड़ो, वो तो करोड़ों में है। नाम के तो लेटर 5 ही 6 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 12 होंगे। नाम भूल जाते हैं, नाम, खुद का नाम। तो डमी ओएमआर लेके उस पर कई कई बार रोल नंबर जो आएगा, कौन सा वाला रोल नंबर, हाँ ओरिजिनल वाला, उसको कई बार भर के पूरे क्रेडेंशियल्स, और लाइटली मत लेना आप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बीच में किसी से भी बात करो कर लेना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मत करना। नहीं लास्ट मोमेंट पे अभी से ये
अब ये वाली कसम तो अभी खा लो आप कि निकलते समय एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा तो मैं अभी कई बार बोलने वाला हूं, लेकिन ये वाला पॉइंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता चला एग्जाम होने वाला है 2 घंटे बाद, आप सेंटर के बाहर खड़े हुए हो, कोई आपका दोस्त मिल गया, उसने बोला क्या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़ा था? अब यकीन मानो दिमाग की ना मैयत निकल जाएगी। अच्छा भला आपको सब कुछ आता है, पूरा रेस्पिरेशन ना भूल जाओ तो कहना, एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पूरी फिजियोलॉजी की ऐसी तैसी कर देगा। तो कृपा करके जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, अरे बातें करो उससे करो जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, उससे मैथ्स का हालचाल पूछो। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। लास्ट मोमेंट पर आपको पूरब से पश्चिम भेज सकता है बंदा, पूरी तैयारी की डॉट 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 कर सकता है कोई भी इस समय, फुल पोटेंशियल होता है। तो इस समय ऐसे किसी से भी जो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव पे लगा हुआ है, नहीं करो तो बेहतर है। बोल देना नीट के बाद बताएंगे, एग्जाम देने के बाद बात करना आप। और अगर बातें करनी है ना तो नीट को छोड़ के करो, बोलो नीट के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो और कोई भी और बात कर लो, लेकिन नहीं तैयारी से रिलेटेड नहीं, नीट से रिलेटेड नहीं, दाएं बाएं की बात करो उल्टी सीधी। एक बहुत बड़ी समस्या है या नहीं है, या हम लोग बोल बोल के कर देते हैं समस्या, ये भी समझ में नहीं आता। कई बार बच्चा बोलती है ना मदर कि मारो मत, मैं नहीं तो रोने लग जाएगा। बच्चा ध्यान से सुन रहा होता है, भले ही वो ना रोने वाला हो, तो भी जब मम्मी बोलेंगी मत मारो, रोने लगता है, चोट लग जाएगी, तो वो मम्मी की तरफ देखेगा और रोने लग जाएगा। तो कई बार मुझे लगता है कि बार बार अगर हम बोलेंगे कि बच्चों डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके सपनों में भी ना हो डर, मेरे 20 बार बोलने की वजह से डरना शुरू कर दिया उसने। तो ये, लेकिन दिमाग तो दिमाग है, 360 डिग्री कवर करता है। बच्चे स्मार्ट हैं, उनको मालूम है कि ये डर एक्चुअली बच्चों का नहीं है, ये डर एक्चुअली आपको तैयार करने वालों का है। वो सच में हम लोगों को ज्यादा डर रहता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं। बच्चे तो नहीं डरते आजकल के। उसी से रिलेटेड ये पॉइंट था, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग छोड़ो, अरे थिंकिंग ही क्यों करोगे अननेसेसरी? या तो काम करो या काम की तैयारी करो, और कुछ समझ में नहीं आए तो सो जाओ। या तो काम करो या काम की तैयारी करो। तैयारी की बातें नहीं करनी किसी से भी, काम करो, काम की तैयारी करो, फालतू की बातें करो जब भी फ्रेश होना हो, और थक जाओ तो फिर सो जाओ, शेड्यूल है ही आपका। ओवर थिंकिंग नहीं करनी प्लीज, क्योंकि ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑलवेज। मतलब ओवर थिंकिंग की सबसे छोटी समस्या यह है कि वो आपका समय बर्बाद करता है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका दिमाग खराब कर देता है। और क्या क्या कर सकता पता नहीं, बहुत भयंकर पोटेंशियल होता है उसमें, ओवर थिंकिंग में सारा नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ओवर थिंकिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। काम करो, काम की तैयारी करो, काम करो, नहीं काम करने में मन लग रहा है काम की तैयारी करो, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। मैं तो कहूंगा इस समय थिंकिंग भी ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा है रिफ्रेश करने वाला, तो भैया खुद को रिफ्रेश करते रहें और मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेशन के लिए यूट्यूबर्स का भरोसा कम से कम करें।
नहीं पता नहीं वो मोटिवेशन के नाम पे लास्ट मोमेंट पे क्या सिखा दे, क्योंकि उनकी अभी तरह तरह की मैराथन शुरू होगी। कई बार उसमें पैर नीचे कर लेते हैं, बॉन्ड पढ़ाते समय सर नीचे कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, और पैर ऐसे ऐसे करके बताते हैं बॉन्ड ऐसे घूमेगा। अरे हाथ से भी तो बता सकते हो। तो ये मोटिवेशन का काम आप खुद अपने हाथ में लो, खुद को रिफ्रेश करने का काम खुद अपने हाथ में लो, और या फिर अपने टीचर से बात करो। अरे खुद कर लो तो सबसे बढ़िया है, यूट्यूबर्स बिल्कुल नहीं। मतलब प्लीज ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं क्या लास्ट मोमेंट पे बता दें आपको। और बड़े इंगेजिंग होते हैं, इंगेज कर लेंगे आपके मन की बात करके, क्योंकि जानते तो हैं आप कितने बड़े हो, किस एज के हो, क्या क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, सब पता है उनको। तो आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। पता तो है ही ना कि एज क्या है, हार्मोनल स्टेटस क्या है, सब मालूम है सबको। अभी देख लो आप आजकल चारों तरफ गरीबी को भी सेलेबल ब्रांड बना दिया है। अरे एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए उसको फटी हुई शर्ट पहना के लाते हैं कि देखो इसका जीवन बदला मैंने। और आप छोटे छोटे हो तो पता नहीं है, उनको सब मालूम है। एक्चुअली डेटा के फुटप्रिंट इतने ज्यादा छोड़ दिए हैं ना, तो बहुत आसान है जिनके पास डेटा इकट्ठा हो रहा है, उनको आपकी चॉइसेस मालूम हो गई हैं, आपको कैसे इन्फ्लुएंस करना वो उनको मालूम होता जा रहा है। तो इस समय मोटिवेट खुद को करें, रिफ्रेश खुद कर ले खुद को, और अगर मोटिवेशन की नीड है तो अपने टीचर से बात कर लें, हम लोग बहुत दबा के मोटिवेट कर देंगे आपको, हमारा काम ही यही है। मैंने कहा था सारा शेड्यूल आप 2 तारीख तक का बनाओ, तो आप सोच रहे होंगे फिर 3 तारीख को क्या करना है। 3 को एक बढ़िया सी मूवी देखना, हाँ सच में 3 को एक अच्छी सी मूवी देखना। अब मूवी कोई बहुत डेंजरस टाइप की मत देख डालना, कोई भी हल्की फुल्की, या तो कॉमेडी मूवी देख लो या मोटिवेशनल मूवी देख लेना। कोई विचित्र टाइप की मूवी मत देख लेना लास्ट मोमेंट पे। मतलब ऐसा कुछ मन करे तो मूवी ही मत देखना प्लीज। अच्छा लास्ट वाले दिन में पढ़ने का शेड्यूल कुछ बहुत ज्यादा मत रखना। मैंने कहा जो भी शेड्यूल है वो 2 तारीख तक का कर लो। 3 को रिलैक्स रखना खुद को, लेकिन रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि दिन में सो जाना, नहीं फिर रात भर जागोगे, 2 बजे सोओगे जाके वहां। तो शेड्यूल ना चेंज हो, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग में इतना ज्यादा जो इन्वेस्ट कर चुके हो आप, उससे कंप्रोमाइज मत करना। 3 का जो शेड्यूल है मैंने कहा उस पर कोई लोड मत रखना। वो उस दिन आप खुद देखोगे कि कुछ भी नहीं छोड़ा तब भी बहुत कुछ छूट जाएगा 3 के लिए। तो वो सारी चीजें कर लेना। दिन में सोना अलाउड नहीं है 3 को, नहीं 4 को भी सोओगे दिन में। एग्जाम वाले दिन एडमिट कार्ड पर जो आपका टाइम लिखा हो कि 11 बजे पहुंचना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है हम सबकी कि 10 ही बजे पहुंच जाना। आप किसी भी साल का नीट के वाले दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लो, 2-4 सर्कस निकल ही आते हैं जो 2 मिनट लेट हो गए। नहीं सर मैं तो केवल 1 मिनट लेट हुआ था। सर आप कुछ करवा सकते हो? अब मैं क्या बोलूं उनको कि हम कुछ नहीं करवा सकते। तो हम सभी लोगों की तरफ से आप सुन लो, 1 सेकंड भी लेट हो गए तो हम लोग कुछ नहीं करवा सकते। 1 सेकंड भी लेट हो गए तो भी हम लोग कुछ नहीं करवा सकते। जो करवा सकते हैं वो अभी कर तो रहे हम लोग। तो अगर 11 बजे बुला जाए तो 10 बजे पहुंच जाओ। जिस टाइम पर वो बुलाएं उससे 1 घंटा पहले ही हाजिर हो जाओ। आप 1 घंटा पहले पहुंच गए,
फिर एक बार ये बताना आपको जरूरी है कि कोई कुछ भी बोले भरपेट खाना मत खा लेना पेपर से पहले। हाँ, लेकिन भूखे पेट भी मत चले जाना पूरी तरह, नहीं वहां हेडेक होने लग जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और कोई जरूरी नहीं है उनके पंखों की क्या हालत हो, क्योंकि हमने तो आपको एसी में बैठा के तैयारी कराई है और गर्मी बहुत है, पंखों का स्टेटस पता नहीं है। तो ना तो बहुत ज्यादा पेट भर लेना और ना ही खाली पेट चले जाना। लिक्विड डाइट बेस्ट है, लेकिन फिर वही नींबू पानी पीना प्लीज। मैंने 3-4 बार एक पॉइंट लिख लिया है, बार बार हर 3 पेज के बाद एक आ जा रहा है पॉइंट। परीक्षा खत्म होने से पहले किसी से बेवजह बात नहीं करनी है, नहीं वो कहां की गाड़ी कहां पहुंचा देगा। जो ड्रेस कोड आपको बोला गया है उसकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है, और नहीं तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है कि परीक्षा खत्म होने तक किसी से भी बहस करने की जरूरत पड़े। तो बहस ना करनी पड़े आपको, आप ड्रेस कोड का प्रॉपरली फॉलो करना। ऐसा ना हो कि कोई पहली बार वो जीन्स पहली बार वहीं पहन के गए, उसमें 75 जेबें हैं और 35 उसमें लटकने लटक रही हैं। तो ड्रेस कोड की रिस्पेक्ट करें, जो बोला गया प्लीज। ना तो किसी से बहस करनी पड़े और ना किसी से भीख मांगनी पड़े कि प्लीज छोड़ दो, वो छोड़ेगा नहीं है, जान लेना आप। कहां तक पहुंच गए हम लोग? एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, गेट पे आपकी एंट्री हो गई है और आप पहुंच गए अब एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले जाते ही आपका वेलकम होता है, ओएमआर पकड़ा दी जाती और ओएमआर पर क्रेडेंशियल्स। मैंने कहा था आप डमी ओएमआर ले लो। आपको तो मैं क्या बताऊं, अब ये वीडियो सभी देखेंगे। मेरी खुद की बेटी, उसे भी वो भी नीट दे रही इस साल। अभी हमने एक ओएमआर देखी तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जो भरा हुआ था, सर्कल भर दिया और उसके बाद उसको गलत काटना होगा तो कटेगा तो है नहीं, तो उसको स्टार बना दिया। तो उसमें 5 स्टार बने हुए थे। अब मैंने उसको बोला कि ये ओएमआर अगर इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा देख ले तो वो क्या बोलेगा कि ये भाई साहब तो 3-3 घंटे लेक्चर देते हैं, कि ओएमआर कैसे भरे। इनकी खुद की बेटी ओएमआर पे स्टार बना रही। तो ओएमआर जितना इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन है, इतना टाइम, इतना खून पसीना इतना लगाया आपने, ओएमआर बच्चों प्रिपरेशन के इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओएमआर आपकी प्रिपरेशन का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव। यकीन मानो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ओएमआर के इग्नोरेंस की वजह से वो 1 साल और प्रिपेयर करते हैं। उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, उनके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है, लेबर में कोई कमी नहीं है, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। समर्पण जितना चाहिए उससे ज्यादा है। लास्ट मोमेंट पर ओएमआर को ध्यान नहीं दिया उन्होंने। ओएमआर के क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सेंसिटिव इशू है, पूरा ध्यान से भरे और वहां लास्ट मोमेंट पे गलती। अच्छा सुनो, यहां क्या है कि 20 बार बोल दिया जाता है कि ओएमआर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर भी आ जाते हैं कि सर ओएमआर दूसरी दिलवा दो। अब यहां तो हम क्या करें, ऐसे लगता है कि बच्चा है और इतनी दूर से हमारे लिए आया है, और कोई बात नहीं, अभी नीट तो है नहीं, नीट तक सिखा लेंगे इसको। तो इन्विजिलेटर तो मना कर देता है, जब टीचर के पास बच्चा आता है तो हम दूसरी दिलवा देते हैं, और ना दिलवाएं तो कहता है लो मेरे पापा से बात करो। अब आप बताओ हम करें तो क्या करें? ओएमआर दिला दें तो ट्रेनिंग बेकार हो गई, और ओएमआर ना दिला दें तो पापा से बात कैसे करें? वो तो तुरंत फोन पे लेते ही बोलते हैं कि इतनी फीस दी थी आपको,
अब आप बताओ, वो बात की शुरुआत वहीं से करते हैं। लेकिन बच्चों वहां ओएमआर दोबारा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो एक बार जो भी आप डॉट भी नहीं लगा सकते, लिटरली एक डॉट भी नहीं लगा सकते बिना मतलब, और वो सर्कल जिसको लास्ट में स्टार बनाने की जरूरत पड़े, उसको भरा क्यों आपने? तो ओएमआर के क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी आपको तैयारी करनी है ओएमआर से रिलेटेड, अभी कर लो, डमी ओएमआर लेके कर लो, चाहे इंस्टीट्यूट में बैठ के आपको 5-6 ओएमआर देते हैं, उसको खूब उस पे रंगोली बना लो जो बनानी है आपको, वहां मत बनाना प्लीज। पेपर मिलने के बाद, अच्छा पेपर मिल गया, पेपर मिलने के बाद जैसे मैंने कहा था, एडमिट कार्ड मिलने के बाद इंस्ट्रक्शंस को हल्के में मत लेना। ऐसे फिर बोला जा रहा है कि पेपर मिलने के बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करना ही नहीं है। ये नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर जगह एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा किस चीज को हल्के में लेता है, बस वही टच पॉइंट है, वही टच पॉइंट। टीचर्स यही तो ध्यान से देखते हैं कि ये वाली लाइन को तो पक्का बच्चे ने लाइटली लिया होगा, इस वाली लाइन को तो पढ़ा ही नहीं होगा, ये वाले चैप्टर को तो सभी हल्के में लेके चलते हैं। टीचर्स के यही टच पॉइंट होते हैं, वहीं पे खेलने का मौका होता है टीचर्स को, वो ढूंढ ढूंढ के वही लाइन निकालते हैं। इसलिए क्वेश्चन नीट का डिफिकल्ट नहीं होता, ट्रिकी होता है। आप लास्ट मोमेंट पर पेपर दे के आते हैं, तब बाहर आके बोलते हैं ओ शिट, ये पेपर बनाया ही इसलिए जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे डाले जाएं, पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं वो कि बाद में निकल के बोलो ओ। तीन घंटे का टाइम पर्याप्त है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जॉगिंग करे व्यक्ति तो 15 किलोमीटर चल सकता है, इतना टाइम होता है 15 किलोमीटर। तो पेपर मिलने के बाद शक्तिमान बन जाते हैं बच्चे कि हटो सब निकलो यहां से, मैं शुरू करने वाला हूं। तो पेपर मिलने के बाद हड़बड़ी नहीं करें, 3 घंटे का टाइम पर्याप्त है और बहुत बढ़िया टाइम है, मतलब कम तो बिल्कुल भी नहीं, खूब टाइम। हड़बड़ी नहीं करनी, बिना सोचे समझे एक लिटरली एक डॉट भी नहीं लगाना है। हड़बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, जल्दबाजी सबसे बड़ी समस्या। अच्छे अच्छे बच्चे अगले साल रिपीटर की क्लासेस में बैठते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, सब्जेक्टिव में कहीं कोई गलती नहीं है, एकेडमिकली दे ऑल आर मार्वलस, स्टिल 1 साल उनको क्लास में बैठना पड़ता है, दोबारा वही 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 सब पढ़ना पड़ता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जल्दबाजी और हड़बड़ी। अभी आप एनालिसिस इस समय कर रहे होंगे, और जब आप एनालिसिस इस समय कर रहे होंगे तो आप ही जानते हैं कितनी बार आप लिख रहे होंगे कि सवाल ठीक से देखा नहीं, ऑप्शन चारों पढ़े नहीं, करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट का करेक्ट पढ़ लिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग में 5 की बजाय 4 लिख लिया क्योंकि 3 पे डॉट नहीं लगाया था। ये सब जो विचित्र समस्याएं हैं, ये सब इसीलिए उत्पत्ति होती है इनकी, क्योंकि हड़बड़ी और जल्दबाजी। तो हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करें, पेपर जैसे ही मिले उसकी इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से पढ़ो और एक एक करके क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सीक्वेंस कई बार आपको बोला जा चुका है
कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है जो सब्जेक्ट आपका सबसे बढ़िया तैयार है। अब सबसे बढ़िया तैयार है ये कैसे पता चलेगा? वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम समय लगता है आपको। ये नहीं कि मेरा सबसे बढ़िया फिजिक्स है और पूरा 3 घंटा मैं फिजिक्स ही करता हूं। सबसे बढ़िया उसको माना जाएगा जो सबसे कम समय में, जिसमें एक्यूरेसी सबसे बढ़िया निकलती है, सबसे कम टाइम। 99.9% जनरली वो एक ही सब्जेक्ट है, वो आप देख लेना, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, नहीं लोग कहेंगे बॉटनी का टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है। तो नंबर 1, जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड सबसे ज्यादा है, शुरुआत वहीं से होगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि मोबाइल से दूर रहना। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है, वो बॉल लगी हुई है, टब में रखना होता है, वो बच्चा जो सबसे वहां से शुरुआत करता है, जो सबसे पहले बॉल रखी हुई है, वो हार जाता है। उसमें जीता हुआ किसको दिखाते हैं? जो सबसे डिफिकल्ट से शुरुआत करता है। ये सोशल मीडिया पता नहीं कहां पहुंचाएगा देश को। वो वीडियो अगर लास्ट मोमेंट पर किसी को भी याद आ गया, नहीं भगवान करे ना याद आए, शुरुआत सबसे आसान सब्जेक्ट से करनी है, उसके बाद नंबर 2 वाला सब्जेक्ट और उसके बाद नंबर 3 वाला सब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को? कोई सरप्राइज लास्ट मोमेंट पर नहीं। ये भी नहीं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया इस बार बायो का, इस बार तो केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ऐसे नहीं करना है। पेपर जो भी आएगा वो सभी के लिए आएगा, और जो सभी के लिए आएगा उस पर ध्यान ही क्या देना। ध्यान खुद की प्रिपरेशन पर सबसे ज्यादा। हमारी प्रिपरेशन जिस सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया है, हम शुरुआत वहीं से करेंगे, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 वाला सब्जेक्ट। समझ में आ गया क्लियरली? सीक्वेंस आपको मालूम है, ड्यूरेशन भी आपको बता दें, आपको मालूम है वैसे अच्छी तरह से। बायो के 90 सवालों में जनरली 45 मिनट लगते हैं। 45 के 50 लग जाए तो टेंशन मत लो, 50 के 55 लग जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी, बस कोशिश यह करनी है कि 90 के 90 सही हो। जनरली 45 मिनट लगते हैं, आधा टाइम लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन से बायो में। 45 सवालों में लगभग 45 मिनट लगते हैं। अगर 50 मिनट्स लग जाएं तो चलेगा, 55 लग जाएं तो भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। 2 राउंड लेने कंपलसरी हैं। 2 राउंड। मैंने सीक्वेंस की बात कर ली है, पहले नंबर 1 की चॉइस, उसके बाद नंबर 2 की चॉइस, उसके बाद नंबर 3 की चॉइस। उसके बाद हमने टाइमिंग की बात कर ली। बायो में लगभग आधा टाइम लगता है, केमिस्ट्री में लगभग बराबर टाइम लगता है, और फिजिक्स में लगभग 1.5 से 2.25 गुना टाइम लगता है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बायो के 90 क्वेश्चन में 45 मिनट से 50 मिनट लगते हैं, केमिस्ट्री के 45 सवालों में 45 मिनट लगते हैं, और बचा हुआ सारा समय फिजिक्स का। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने फिजिक्स के सवाल आते आते पूरे सवाल ही नहीं देखे और पता चला कि फिजिक्स में लास्ट में जो क्वेश्चंस थे वो सबसे इजी क्वेश्चंस थे। तो इस कदर नहीं करना है पेपर को, इतना एसिमेट्रीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम फंडामेंटल्स को फॉलो करते चलेंगे, जो आपको लगातार बोला जा रहा है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे मतलब प्रॉब्लम होगी, आप इजीली निकल आओगे बाहर। सीक्वेंस से कंप्रोमाइज नहीं करना है, शेड्यूलिंग से कंप्रोमाइज नहीं करना है। बायो में मैंने कहा 45 से 50 मिनट, केमिस्ट्री में लगभग 45 मिनट, और बचा हुआ पूरा टाइम फिजिक्स के लिए। बात समझ आ गई? पेपर में 2 राउंड करने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा टाइम हमने एक ही राउंड में खर्च कर दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपने देखा, आपको पहली नजर में समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जो भी सवाल पहली नजर में सुलझता हुआ ना दिखे उसको सेकंड राउंड के लिए मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक ही राउंड में पेपर नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, पेपर 2 राउंड में ही करना है। क्लियर है ये बात? फर्स्ट राउंड में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मान लो पहला एंट्री हुई है आपकी, बस पहला क्वेश्चन ही लग रहा है कि आपके बस का नहीं है और पहली नजर में ही पता लग जाता है। इतने अनुभवी तो हो ही चुके, पहली नजर से ही पता लग जाता है कि अपने बस का है कि नहीं है। अगर पहली नजर में लगे कि बस का है तो बात आगे बढ़ाओ, और अगर पहली नजर में ही लग जाए कि बात अपने बस का नहीं है तो वहीं उसको नमस्ते करो, बोलो अगली बार मिलेंगे, और मार्क कर दो उसको राउंड 2 के लिए। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हवा में मार्क कर दिया है, मतलब क्वेश्चन पे कोई मार्क नहीं किया, पेपर पे कुछ भी टिक नहीं किया और सेकंड क्वेश्चन पे चले गए सीधा, और सेकंड का जो आंसर आया OMR उठाई, क्वेश्चन नंबर 1 में टिक कर दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपने क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए छोड़ा है तो उस क्वेश्चन पे कोई ना कोई निशान भी तो छोड़ो। नहीं आ रहा समझ में? अगले पॉइंट पर आए। क्वेश्चन हो या ऑप्शन, क्वेश्चन हो या ऑप्शन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, जो बहुत जरूरी शब्द हैं, जो सेंसिटिव वर्ड्स हैं, जिनकी वजह से क्वेश्चन बना है या जिनके होने से क्वेश्चन की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। 2 लाइनों का सवाल है, 3 लाइनों का सवाल है, 4 लाइनों का सवाल है, इतना एक्सपर्ट हमारा बच्चा हो चुका है कि वो समझ गया है कि इसमें सबसे सेंसिटिव वर्ड्स कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सबसे सेंसिटिव क्या है? करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अरे पहले हाउ मेनी, फिर दूसरा करेक्ट। तो जैसे मैंने क्या किया, बच्चों को बोला कि बच्चों इंपॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट कर देना, तो बच्चे ने क्या किया, पेन उठाया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सबको हाईलाइट कर दिया। अरे यार, अगर सबको हाईलाइट कर दिया तो हाईलाइट हुआ क्या? अब उस नॉन हाईलाइटेड में और हाईलाइटेड में डिफरेंस कहां है? आपने टाइम और बर्बाद कर दिया। अब लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाता है तो बच्चे अपने पेपर लेके हमारे पास आते हैं, हम उनका पेपर देख के पता लग जाता है हमें सब कुछ, हम बोलते नहीं है बस। आप जानते हैं पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन के सारे वर्ड्स, सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन, सारे सब हाईलाइटेड है। इसका मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। केवल और केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी। सारा कुछ हाईलाइटेड करने वाले, इसका सीधा मतलब है कि उस बच्चे के दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, कितना पजल्ड है, कितना जल्दबाजी है उसको, कितनी हड़बड़ी है कि सारा हाईलाइट कर दिया है। मतलब उसको ये तो मालूम है कि हाईलाइट करना है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हाईलाइट करने की मीनिंग क्या होती। सब हाईलाइट कर दिया पूरे ब्रह्मांड को उसने। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स को ही हाईलाइट करना है, और ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन भी और चारों ऑप्शन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही हाईलाइट करना। हाईलाइट करना जरूरी है और केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही हाईलाइट करना जरूरी है।
एक बात और, कई बार हम टीचर्स जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जानबूझकर जो करेक्ट आंसर होता है उसको थर्ड पे रखते हैं या सेकंड पे रखते हैं या फोर्थ पे रखते हैं और फर्स्ट पे वो रखते हैं जो तुमको अच्छा लगता है। जानबूझकर ये काम करते हैं कि पहला ऑप्शन आपके हिसाब से रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि हमारे बच्चे कैसे हैं। कई बार पहला नहीं रखते, कई बार दूसरा रखते हैं, पहला तो बहुत ही वाहियात रखते हैं। तो समझ जाना, ऐसे केवल ऐसे हम ही लोग नहीं है, सारे टीचर लगभग ऐसा ही सोचते हैं, जानबूझकर ट्रैप बनाते हैं। और जब आप उस ट्रैप के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर आंसर को 1 पे रखना शुरू कर देते हैं। आपका ब्रेन अगर बायस्ड हुआ वहीं पकड़े गए आप। बात समझ आ रही है? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन का आउटलुक कितना ही आसान क्यों ना लगे, भले ही एक नजर से देखने के बाद आपको यह लगे कि अब तो मेरे गले में स्टेथोस्कोप को मैं महसूस कर रहा हूं, कितना ही इजी क्यों ना लगे क्वेश्चन, लेकिन चारों ऑप्शन को सीरियसली न्यूट्रल ब्रेन से बराबर याद करो। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सारे चीजों को इक्वल वेटेज देने के लिए ही तो कोडिंग की गई। तो चारों ऑप्शन को क्वेश्चन कितना ही इजी अपीयर क्यों ना करे, यह नहीं होना चाहिए कि एक ऑप्शन देखकर आपने आंसर टिक कर दिया। चारों ऑप्शन देखना जरूरी है, चारों के बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है, भले ही क्यों ना मालूम हो कि दोषी मेरा पड़ोसी ही है, लेकिन अगर कटघरे में 4 लोग खड़े किए गए हैं तो चारों के बारे में डिटेल में बात करनी है। यह नहीं कि ये तो पड़ोसी है, इसको तो मैं जानता हूं, ये पक्का इसी ने किया होगा, ऐसे जजमेंट नहीं देते हैं। एक बहुत बढ़िया जज बन के दिखाना होता है कि चारों ऑप्शन पर सीरियसली सोचे बिना जजमेंट नहीं देना। कई बार बच्चों को लगता है कि जिनके 720 आते हैं उनको सब कुछ आता है। हो सकता है आप में से यहां कुछ बैठे हों बच्चे इस तरह के, और इस बारे में सच्चाई वो भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन का, ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार क्वेश्चन का 75% पोर्शन आपको आता है, 75% पोर्शन आपको आता है। समझ आ रहा है? लिक्विड filled inside mitochondria is termed as, अब उसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपको यह नहीं आता कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें स्ट्रोमा भी है, उसमें ल्यूमेन भी है, उसमें इंट्रामेम्ब्रेनल स्पेस भी है और मैट्रिक्स भी है। और आपको यह नहीं मालूम कि मैट्रिक्स है, आपको यह पक्का मालूम है कि इंट्रामेम्ब्रेनल स्पेस किसको बोलते हैं, यह तो नहीं हो सकता। आपको यह भी मालूम है कि यह ल्यूमेन तो नहीं हो सकता, ल्यूमेन तो मुझे अच्छी तरह आता है। समझ आ रहा है? आपको यह भी मालूम है कि यह स्ट्रोमा भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रोमा भी मुझे अच्छी तरह आता है। लेकिन बस यही नहीं आता कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा है साला उसको क्या बोलते हैं। बच्चों, दिस इज एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। अगर आपको कंफर्म है कि ये तो नहीं हो सकता तो काटो उसको। फिर आपको और एक मालूम है कि ये भी नहीं होगा, उसको भी काटो। अब 2 बचे, जनरली 2 ही बचते हैं नीट में। अच्छे बच्चों के लिए जनरली 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जिनकी प्रिपरेशन खराब है उनके लिए 3 बचते हैं।
जिनकी बढ़िया है, जिन्होंने मेहनत की है, उनके लिए हमेशा गाड़ी 2 में आके अटकती। अब उसमें से अगर तुम्हें नहीं आता कि मैट्रिक्स है, लेकिन ये कंफर्म है कि यार स्ट्रोमा तो कंफर्म है मुझे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो काटो ना स्ट्रोमा। कोई जरूरी नहीं है 100% जानकारी की। अगर 75% जानकारी मजबूत है तो 25% अपने बाप की। बात समझ आ रहा है? एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, लेकिन यह ध्यान रखना कि एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी तब तक अपनाई नहीं जाती जब तक 75% कंफर्म ना हो। 50% के दम पे एलिमिनेशन करने मत निकल लेना, नहीं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। लास्ट में आके पता करो कि वो वाले कहां बैठते हैं। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के थ्रू क्वेश्चन कंफर्म सही होगा, आपको वो ऑप्शन आता हो या ना आता हो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपको 3 ऑप्शन ये आते हो कि ये तो नहीं हो सकता। एक बात और, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम करेगी, लेकिन केवल वही काम करेगी जहां क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। अब फिजिक्स के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मत करना प्लीज। मैं मतलब बायो का हूं ना, तो वो टच तो रहेगा। ये वाली जो स्ट्रेटजी है एलिमिनेशन की, वो सब्जेक्टिव, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए। न्यूमेरिकल में मत देखना कि ये वाला तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें प्लस माइनस ज्यादा दिख रहे हैं, यही होगा। बिल्कुल इसी स्टाइल में एलिमिनेशन स्ट्रेटजी वाली स्टाइल है मैच द फॉलोइंग के लिए। यकीन मानो बच्चों, सारी टेंशन तब तक की है जब तक नीट का पेपर आपके सामने नहीं आ जाता। सारी समस्या अभी है, बस एक बार नीट का पेपर सामने आ जाएगा, फिर सिलेक्शन चुटकियां बजाते होता है, और फिर जिनका नहीं होता है उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, आसान सवाल गलत कर देते हैं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि गलत सवाल कोई गलत करता ही नहीं है, फुल्ली फोकस्ड रहते हैं बच्चे जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। सारी हड़बड़ी, सारी जल्दबाजी, सब कुछ गड़बड़ कहां होता है बच्चों? इजी क्वेश्चंस में या डिफिकल्ट क्वेश्चंस में? इजी क्वेश्चंस में, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस या तो किए नहीं जाते या फिर सही होते हैं, क्योंकि ब्रेन फुल्ली फोकस्ड होता है। ब्रेन तांडव उसी समय कर रहा होता है जब खुशी से आप झूम रहे होते हो, जब स्टेथोस्कोप महसूस हो रहा होता है, वही बारात निकालता है। मैच द फॉलोइंग भी उतना ही इजी है, उतना ही स्मूथ है जितना स्मूथ वो होता है एलिमिनेशन। मैच द फॉलोइंग में सोचो, 4 और 4 8, 8 में से 8 एलिमेंट हैं मैच द फॉलोइंग में। केवल 2 एलिमेंट अगर मालूम हुए, यकीन मानो कईयों क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग भर भर के आ रहे हैं आजकल। मैच द फॉलोइंग खूब आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। और अगर शांत दिमाग से देखो तो आपको 8 में से कोई ना कोई 2 तो मिल ही जाएंगे कि भाई मुझे सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है, ये सेंट्रोसोम है, ये कार्टविल स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजोम है, और ये फर्नांडेज मुरान पार्टिकल है। कोई 2 छोटी छोटी चीजें, कोई भी 2, एक मैच भी अगर कर गया, लेकिन लास्ट में ये पता मत करना कि ये वाले सर कहां बैठते हैं, इनका केबिन कहां है। केवल ऐसी स्ट्रेटजी के भरोसे एग्जाम में जाना ठीक नहीं है। मैं आपको मतलब आप ध्यान देना प्लीज, ऐसा ना हो प्योरली आप इन्हीं चीजों के भरोसे बैठे हुए हैं। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए मैंने बता दिया आपको। इसमें जानते हो क्या होता है? जनरली करेक्ट की जगह इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर लिखते हैं बच्चे, और जो इनकरेक्ट पूछा जाता है उसमें करेक्ट के हिसाब से टिक करके आते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग में क्या गलती करते हैं बच्चे? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मान लो 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उन चारों पे टिक नहीं लगाया और बाद में सर्कल किया लास्ट में जाके, और 4 करेक्ट थे, 3 पे टिक लगाया, 1 पे टिक लगाना भूल गए,
तो लास्ट में OMR भरते समय 3 के हिसाब से आंसर मार्क कर देते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग में जितने करेक्ट हैं या जितने इनकरेक्ट हैं उनको बहुत सिंपल स्टाइल मत मारो। करेक्ट है तो करेक्ट का निशान बनाया है लोगों ने, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट का निशान बनाया है, उसमें उसी समय नया डिस्कवर मत करो कि करेक्ट के लिए हम ऐसा बनाएंगे, इनकरेक्ट के लिए आज हम ऐसा करेंगे। बने बनाए जो मानक हैं उनको मान लो और निशान उसी पे बनाओ, मार्क पेपर पे कर दो। और जो भी क्वेश्चन इतना ट्रिकी है, जो लास्ट में गलत हो सकता है, वो हम OMR को पैरेलली भर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बायो भी खत्म हो गया, केमिस्ट्री भी खत्म हो गया और फिजिक्स भी हो गया, अब हम OMR भरेंगे। तो OMR के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बच्चों कि OMR कम से कम भरी जानी चाहिए। एक सब्जेक्ट अगर खत्म हो गया है तो OMR भर जानी चाहिए। आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आने लग गए। आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आने लग गए। मैं बहुत वैसे किस्मत वाला हूं, असर्शन रीजन के जिस साल मैंने किताब लिखी उसी साल एम्स में अलग से पेपर होना बंद हो गया। जैसे ही मेरी बुक अमेजन पे पहुंची, मतलब ठीक पैसे आने शुरू हुए थे, बस उसी साल एम्स का अलग से पेपर होना बंद हो गया। तब से मेरा मन नहीं करता असर्शन रीजन के बारे में कुछ भी बात करने का। मतलब कम से कम 5-6 साल लगा के पेपर वो बुक बनाई थी। खैर कोई नहीं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस फिर से आने लग गए। और ध्यान रखना, असर्शन रीजन के क्वेश्चन जहां से शुरू होते हैं उससे ठीक ऊपर इंस्ट्रक्शंस का एक पैराग्राफ अलग होता है। यहां से जो सीख के जा रहे हो ना कि अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर 1 है, और उसी के हिसाब से टिक कर दोगे वहां जाके। पता चला वहां इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, इफ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देन प्लीज मार्क ऑप्शन 3। समझ आ रहा है? तो असर्शन रीजन के इंस्ट्रक्शन भी यहां से लेके मत जाओ, क्या पता वहां उन्होंने कुछ चेंज कर दिया हो। और असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन आता है तो 1-2 सजेशन भी है मेरे पास। असर्शन रीजन में आंसर 1, मतलब अपनी रिस्क पे खेलना आप, लेकिन टीचर को अपनी ट्रिक तो बतानी चाहिए, जिसका एक्सपर्टाइज हमें बताना तो चाहिए। भाई 4 में तो कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है, दोनों गलत है, प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी प्रॉब्लम है तो अगले साल 2 नीट। भाई असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। रीजन गलत, असर्शन सही स्टेटमेंट है, आंसर 3, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्रॉब्लम हमेशा 2 में ही होती है कि जो रीजन में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो 1, नहीं है तो 2। तो बच्चों कई बार करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने के बावजूद रीजन हूबहू वही बोलता है जो असर्शन बोलता है। रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल एज इट इज वही कॉपी, वही मैसेज, सब कुछ वही निकल के आता है जो असर्शन के स्टेटमेंट में निकल के आए, तो आंसर 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चों बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप इस चक्कर में बैठे रहते हो कि ये जो रीजन में स्टेटमेंट दिया हुआ है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, और आप 2 मार्क कर देते हो इसके चक्कर में। लेकिन 2 नहीं होगा अगर असर्शन और रीजन दोनों का मैसेज एक है, दोनों का मीनिंग एक है, दोनों का सेंस एकदम एक है, बिल्कुल हूबहू है। एक्सप्लेनेशन कोई किसी का नहीं करता। अगर मान लो कर भी रहे हैं
ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग सेम हो तो भी आंसर 1 होगा। ऊपर वाले की बात को जस्टिफाई करने के लिए रीजन वाले स्टेटमेंट ने कोई एग्जाम्पल दे दिया तो भी 1 होगा। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने के बाद अगर मान लो असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो भी 1 होगा। बात समझ आ रही है बच्चों? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर नहीं है तो वो 2 मार्क कर देते हैं। तो ध्यान रखना, आप अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तब तो 1 है ही सही, अगर सेम मीनिंग है तो भी जनरली 1 ही प्रेफर करते हैं। कई बार क्या होता है, असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तब भी जनरली 1 ही मार्क करते हैं। तब भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि प्लीज बड़ा सीरियस होके शांत होके पढ़ लेना और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना। किसी भी सवाल में लटकना नहीं है। कोई भी सवाल, मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन पर, आपने भले ही नंबर 1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने देखा, अगर आपको फर्स्ट अपीयरेंस में लग गया कि ये आपसे नहीं हो रहा है, वो आपको चिढ़ा रहा है, तो बिल्कुल मत चिढ़ो, तुम भी उसको चिढ़ाओ, बोलो कि बाय, बाद में मिलेंगे। दाना पानी लेके उस पर डट गए कि नहीं अब तो तुम्हारा गला दबा के मानेंगे, पता चला एक पे ही आधा घंटा लगा दिया है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लंबी कैलकुलेशन में चले गए हो तो मान के चलो गलत डायरेक्शन में चले गए हो, बहुत दूर जाके लौटोगे, इससे बढ़िया गलत डायरेक्शन में मत जाओ ना प्लीज, क्योंकि वापस तो आना पड़ेगा ही। अगर आपने डायरेक्शन बदल ली और गलत दिशा में चले गए तो लौट के तो आना ही है, तो 20 मिनट बाद लौटो, इससे बढ़िया यार वहां जाओ क्यों। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि आपकी दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर दोस्ती हो सकती है तो ठीक है, हाय हेलो शुरू कर दो, और अगर नहीं हो सकती तो नमस्ते टिक कर दो और अगले राउंड में मिलो। और सुनो, अगले राउंड में सुनो, अगले राउंड में भी वही हाल। अगर अब लगे कि हाँ भाई अब बताओ, अभी दोस्ती पॉसिबल है, अगर लगे तो ठीक। कई बार थॉट बदलता है, जब आप फर्स्ट राउंड बायो का पूरा कर लिया आपने, अब आप सेकंड राउंड पर आए हो, तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में आपने छोड़ दिए थे, यकीन मानो बच्चों जब सेकंड राउंड में आओगे वही क्वेश्चन जो पहली बार, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे बिगिनिंग के आधे घंटे में एंजाइटी का लेवल ज्यादा होता है, धीरे 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 आधे घंटे में सेटल डाउन हो जाता है, और आधे घंटे बाद बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो बैठा कहाँ है, आज नीट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है या आकाश के हॉल में बैठा हुआ है। बिगिनिंग में होती है सारी एंजाइटी, आधे घंटे के बाद बिल्कुल दोनों की आत्माएं एक हो चुकी होती, पेपर की और बच्चे की। तो राउंड 2 में भी वही। अच्छा सुनो, अगर राउंड 2 में भी क्वेश्चन होता हुआ ना दिखे तो परमानेंट रिश्ता तोड़ दो, हमेशा के लिए बाय। बात समझ आ रही है? सेकंड राउंड में भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसमें बहुत भिड़ो मत, किसी भी क्वेश्चन को यह साबित मत करो कि तुम कौन हो। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट वाले क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में फिजिक्स में जिनको छोड़ा हुआ है सेकंड राउंड के लिए, सबसे इजी वही हो। बात समझ आ रही है? गुड। इस बात पर फोकस हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, एक बार फिर बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि मैटर ही इतना गंभीर है। सारे अच्छे बच्चे जिनको रिपीट करना पड़ता है, उनका सबसे बड़ा कारण, सारे अच्छे बच्चे जिनमें कोई कमी नहीं है प्रिपरेशन के नाम पर, अगर उन बच्चों को रिपीट करना पड़ता है
तो मैं स्वतंत्र सर से, टीचर से पूछ कर बोलता हूं, केवल एक कारण बताओ, वो बच्चा जो एकेडमिकली फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिसमें टीचर बोलते हैं कि ये पूरी तरह तैयार है मेरी तरफ से, ये अगले साल गारंटी दे सकता हूं कि मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ेगा। अगर किसी अच्छे बच्चे को, जिसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है उसके टीचर्स की तरफ से, अगर ऐसे बच्चों को अगले साल रिपीट करना पड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण पूछ रहा हूं मैं। एज ए टीचर हम बोलें तो दो बड़े कारण जो हमें समझ में आते हैं। एक, गाइडेंस को फॉलो ना करना। जो बच्चा रेजिस्टेंस देता है और गाइडेंस का पालन नहीं करता है, समय से बात को नहीं मानता है, उसको बहुत देर बाद जाकर पता चलता है कि गड़बड़ क्या हुई है, क्योंकि टीचर्स को बच्चे से ज़्यादा मालूम है। और दूसरा कारण होता है, जो बच्चा सब ठीक है लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मतलब बच्चे या तो सब्जेक्ट में बैलेंस भूल जाते हैं या एग्जैक्टली उस दिन गड़बड़ कर लेते हैं। पूरे साल भर ठीक करने के बाद उस 3 घंटे में गड़बड़ कर बैठते हैं जब सब कुछ ठीक किया था। इसी विश्वास के साथ एग्जाम में जाओ कि वो 3 घंटे आपके सबसे अच्छे 3 घंटे होंगे तो जीतोगे। धनराज सर भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बच्चों, अगर सारी तैयारी है और आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रिपरेशन पूरा है, और फिर भी गलती हुई है, तो 100% आंसर की फिलिंग में होगी। बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट के आंसर की भर देते हैं तो बहुत अच्छा है, और सारी एक साथ भरते हैं तो इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। अगर एक साथ भरी है और एकाध कहीं कोई जंबल हो गया है तो वो गैप रह जाएगा और लास्ट में आके पता चलेगा कि कुछ छूटा है। तो अगर आपके प्रिपरेशन के ऊपर कोई भारी पड़ेगा तो आपका आंसर की भरने की गलती हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं होगा जी। अब ये आप पर छोड़ता हूं मैं, लेकिन अपने टीचर से इस बारे में डिस्कशन जरूर करें। अभी हैं आपके पास 2-3 दिन। मेरा एज अ टीचर ये एक्सपीरियंस है कि हर तरह से जो तैयार है बच्चा, अगर उसको अगले साल रिपीट करना पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसकी एंजाइटी, उसकी जल्दबाजी और डर, इनसिक्योरिटी। आसान सवाल ही ज्यादा गलत होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस गलत नहीं होते। बच्चों या तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या तो फुल्ली फोकस के साथ देते हैं। हमेशा इजी क्वेश्चन गलत होता है, और इजी क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, उत्साह ज्यादा होता है, जोश ज्यादा होता है। इजी क्वेश्चन करते समय होश कम होता है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते समय होश पूरा, बच्चा फोकस पूरा करता है। तो इजी क्वेश्चन पर फोकस करना है बच्चों, उस समय उत्साह के साथ, जोश के साथ होश बनाए रखना है, खासकर उन क्वेश्चंस को डील करते समय जो क्वेश्चन बहुत इजी अपीयर करते हैं। अभी आपने इतने सारे पेपर दे लिए हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आप कहां कहां मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बार बार आपने एनालिसिस बनाई है। जब एनालिसिस आपने बच्चों बनाई है तो तीसरा वाला जो ब्लॉक भर रहे हो आप, तीसरा वाला जो कॉलम आप भर रहे होगे, उसमें लिखते हो ना कि ये क्वेश्चन क्यों छूटा या ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो बार बार आप चीजें लिख रहे होगे जिनकी वजह से आप गलतियां कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो भी गलतियां आप एज्यूम करते हो आगे के लिए कि ये वाली गलती आपसे आगे हो सकती है, अभी बच्चों आपके पास समय है, तो वो अभी आप एज्यूम कर लो उन गलतियों को और अभी उन पे काम कर लो और मान के चलो। अगर आप, कई बार होता है ना कि आपका दिमाग चीजों को लाइटली लेने लग जाता है, तब भी तो आपके अंदर ईश्वर है। दिमाग का एक हिस्सा तब भी आपके अंदर जागृत रहता है, या यूं कहें कि दिमाग के अंदर ईश्वर हर समय कहीं ना कहीं जागृत रहता है। हर समय किसी भी परिस्थिति में हो, दिमाग का एक हिस्सा हमेशा गाइड करता रहता है आपको। तो आप बच्चों उन सभी चीजों की तैयारी अभी कर लो जहां जहां आपसे गलती होने की संभावना हो सकती है आगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र सर उस पर बात कर रहे थे, नहीं विकास माली सर बात कर रहे थे। अभी तो क्या है कि आकाश का एग्जाम चल रहा है और हम लोग यहां तैयारी करा रहे हैं। कुछ बच्चे आधे घंटे एग्जाम देते हैं और उसके बाद सर से बोलते हैं कि सर हुआ है,
अब आप बताओ, यहाँ टीचर मना करे या हाँ कैसे क्या बोले कि ठीक है भाई चले जाओ। अब आप बताओ, नीट के पेपर के बीच में जा रहे हैं वॉशरूम, तो नीट वाले दिन कृपा करके ये मजे ना लें और वहां ये सब पहले ही करके जाएं, छोटा बड़ा जो भी करना है। ओएमआर को सब्जेक्ट वाइज भरना है। ओएमआर बहुत ज्यादा, मुझे ओएमआर से सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है। ओएमआर लास्ट में अगर तुमने लास्ट के लिए छोड़ लिया तो कहीं ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन, लिटरली एक क्वेश्चन आगे पीछे अगर हो गया तो सारे क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल सकता है और बिना वजह आपको पनिशमेंट मिलेगा 1 साल का। तो ओएमआर बहुत सेंसिटिव इशू है। एक सब्जेक्ट के दोनों राउंड हो जाने के बाद ओएमआर भर लीजिए। अगले सब्जेक्ट पे जाओ, दोनों राउंड होने के बाद ओएमआर भर लीजिए। तीसरे सब्जेक्ट पे जाओ, दोनों राउंड हो जाने के बाद ओएमआर भर लीजिए। पूरा का पूरा ओएमआर लास्ट के लिए कभी नहीं छोड़ते, मतलब कभी नहीं छोड़ते। सब्जेक्ट वाइज ओएमआर को भर लेना चाहिए। बाद में देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेपर खत्म हो जाए, बाहर निकलो, बाद में जब दोस्तों से बात हो तो बार बार आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या, ओ शिट, ये ना बोलना पड़े। अभी एज्यूम कर लो सब, नहीं 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 नहीं, बस 3-4 पेपर और बचे, हो गया है, मैं समझ रहा हूं। अच्छा, लास्ट में ओएमआर को छाती पे पैर रख के ना छीनना पड़े इन्विजिलेटर को, कि पता चला नहीं उस लात घूसा चल रहा है उसमें पता चला ओएमआर फट गई है। तो ओएमआर को 5-7 मिनट पहले ही कंपाइल करके रख लो और जैसे ही ओएमआर मांगने आए बंदा, उसे बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड उसको दे दो। ये ना हो कि नहीं सर 10 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद छाती पे चढ़ के बैठ जाए वो। एक बार जब एग्जाम हो जाए, अभी सारी तैयारी कर लो जितनी करनी है आपको, एक बार जब एग्जाम हो जाए उसके बाद जब आप बाहर निकलो तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे दोस्त अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। अभी जो तैयारी करनी है कर लो, जो भी करनी है कर लो, लेकिन बाद में नहीं। बाद में निकलने के बाद कोई टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा मैं भी बहुत बढ़िया स्टूडियस स्टूडेंट रहा। हर समय गरीबी को मार्केट नहीं करना चाहिए, तो अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन हर बार अच्छा स्टूडेंट अच्छा नहीं करता, कई बार गड़बड़ हो ही जाते हैं। तो जब भी गड़बड़ हो जाता था, कंफर्म था कि गलती हो चुकी है, अब तो पढ़ेगा। तो जैसे ही पढ़ने वाली होती थी, उस समय रूपानी चप्पल चलती थी, देखिए आप में से किसी ने, व्हाइट उसका बेस होता है और ब्लू कलर की उसमें वो लगी होती है। उस समय रूपानी चलती थी और बात बात पे रूपानी नाचने लगती थी। तो जब हमें कंफर्म होता था कि गलती हमने की है, गलती हमारी हो गई है, और वो तैयारी जो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी मैंने नहीं की, तो जैसे ही पढ़ने वाला होता था मैं ना इतना भयंकर प्रिपरेशन कर लेता था, दांत वांत भींच के बिल्कुल तैयार कि हाँ मारो। अब मारने वाला हमें देखता था कि इसकी तैयारी तो देखो पहले, फिर सामने वाले को वो फिर पुनर्विचार करना पड़ जाता था कि छोड़ो यार, तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। तो अपनी जो सर बोल रहे थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन तैयारी पूरी करके जाओ। और पूरी तैयारी करने के बाद उसके बाद फिर जो हमारा अप्रोच होना चाहिए ना, मैं आपको केवल प्रीच नहीं कर रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि फिर हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि भाड़ में जाओ, साला होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेनी होती। फिर जो होगा क्या करें यार, हो गया, मतलब जो होगा निपट लेंगे और क्या। तो फिर टेंशन नहीं लेना, अभी जो तैयारी करनी है आप कर लो। और एक बात बताएं, हमारी अम्मा कहती थी कि मदर को बोलते हैं, तो अम्मा बोलती थी कि जो खुशी खुशी जाता है वो खुशी की खबर लाता है,
और जो रोता हुआ जाता है वो मरे की खबर लाता है। तो उसका मीनिंग भी समझाना पड़ेगा कि जो खुशी खुशी घर से निकलता है वो जब घर के अंदर आता है तो वो अच्छी खबर लाता है, और जो रोना पीटना मचाता है, जो टेंशन में है, जो घबराता बहुत है, जो डरता बहुत है, ऐसे लोग ना मरे की खबर लाते हैं, मतलब नेगेटिव न्यूज लाते हैं। तो अगर आप में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत जबरदस्त है तो मानकर चलो आपके साथ हैप्पीनेस ही लौटेगी। और अगर हैप्पीनेस नहीं है, पहले से ही मनहूसियत फैला रहे हो, सारे आपके जो कैलकुलेशन है वो पहले से ही नेगेटिव हैं कि यहां तो बादल फट जाएगा मैं निकलूंगा, वो तो सिटी में तूफान आ जाएगा, मतलब इस टाइप की प्लानिंग अगर है तो कोई संभावना नहीं बनती। फिर जिस तरह का आप प्लान करोगे, जिस तरह का आप सोचोगे, नेचर उसी तरह से संयोग आपके लिए बनाता चला जाता है। वो हमारे एक दोस्त थे टीचर, वो बोलते थे इट इज योर एटीट्यूड विच डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका जो एल्टीट्यूड है वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। अगर आपके एटीट्यूड में दम है तो एल्टीट्यूड को भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो आई थिंक सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, जितने मुझे समझ में आए थे उतने सारे मैंने लिख लिए थे। अभी 3-4 दिन तो आप हमारे साथ हो ही सही, अभी फिर किसी दिन धर लेंगे आपको। अगर कुछ कम रह गया और अगर आपको कुछ लगता है कि अभी और कोई हेल्प की जा सकती है तो प्लीज़ आप बता देना। हम लोगों ने सारे बैचेस की छुट्टी कर दी है आपके नाम पे, बोल दिया कि अभी हम लोग ना इन बच्चों पे लगे हुए हैं, तो बाकी सारे बैचेस की छुट्टी कर दी है, प्योरली आपके लिए फ्री बैठे हुए हैं। कहीं कुछ भी लगे तो आप तुरंत बता देना, बस ये है, बता देना आप अभी कुछ भी आपको लगे कि और कोई हेल्प हो सकती है। अब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत होगी नहीं, बस मोटिवेशन की हो सकती है तो बता देना। खूब तरह तरह से मोटिवेट करना आता है अपनों को। और बाकी मानकर चलो कि साल भर और 2 साल जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है टीचर्स का। और आप लोग अभी नीट के बाद चले जाओगे, हम लोगों का तुम्हारे जाने के बाद कम से कम 2-3 महीना मन नहीं लगता है। हर दिन गेट पे बैठते हैं और हम सारे टीचर, आपको पता तो है कहाँ बैठते हैं, स्टाफ रूम में तो बैठते नहीं हैं, वहाँ डाउट काउंटर पे बैठते हैं। सारे बच्चे आते जाते क्लास में सब बार बार दिखते हैं। तो जब आप लोग चले जाते हो तो 2-3 महीना हम लोगों की आंखें वही ढूंढती रहती हैं कि वो वही बच्चे कहाँ हैं, और आप सब चले जाते हो। 2-3 महीना लगते हैं हम लोगों को एडजस्ट करने में, क्योंकि नए बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ फिर हम 2-3-4 महीने बाद एडजस्ट हो पाते हैं। और जब एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर समझ रहे हो, फिर उनके जाने का टाइम हो जाता है। तो आप एकदम रिलैक्स रहो और मानकर चलो कि ईश्वर ने हमें कोई भी अगर कोई ब्लेसिंग देने का अधिकार दिया है, हमारा कोई भी पुण्य अगर है तो वो सब बच्चों आपके लिए है। ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान करे सभी का सिलेक्शन हो, कोई भी खाली हाथ ना जाए, हर बच्चा हर समय हंसता मुस्कुराता रहे, क्योंकि हंसेगा नहीं तो सब बेकार है इस दुनिया में और कुछ है नहीं। मैं कविता सुना दूं? ओए रुक जाना यार एक मिनट, बस कविता सुनाने वाले बहुत खतरनाक होते हैं, पकड़ के सुनाते जरूर है। कलम तलवार है, कलम पेन, कलम तलवार है, परीक्षा मैदान है, और जीत जीत संस्कार है। अरे स्वतंत्र सर, कलम तलवार है, परीक्षा मैदान है, और जीत जीत संस्कार है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हौसला हथियार है, मेहनत व्यापार है, और जीत जीत संस्कार है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।